हाय गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। एंड लेट मी रिपीट अगेन, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एम लक्ष्मीकांत सर जो हैं उनकी लेटेस्ट इंडियन पॉलिटी की 7th एडिशन है, उसको क्या कर रहे हैं यहाँ पर हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। ऑलरेडी हम 1 to 22 चैप्टर्स देख चुके हैं, जिनको हमने अराउंड 58 लेक्चर्स में लेटेस्ट अपडेट और ग्रेटर डिटेल के साथ कवर किया है। आपको इसी चैनल पे कंप्लीट इंडियन पॉलिटी की लिंक मिल जाएगी और प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है इसी चैनल पे। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है इन चैप्टर्स में 1 to 22 तो प्लीज़ रिफ़र करिए और अपनी डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। ऑलराइट, और आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो होने वाला है हमारा चैप्टर 23, जिसका टाइटल है पार्लियामेंट। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली अगर हम बात करें पार्लियामेंट के बारे में, तो पार्लियामेंट है क्या, और इस चैप्टर्स की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स माना जाता है आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही। अगर आपका PSIR यानी कि पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्शंस है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, और अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही। ऑलराइट, सबसे पहले अगर हम बात करें पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट है क्या, तो हम जानते हैं लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स हैं, जो 3 ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट देखने को मिलते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, जिसमें से लेजिस्लेटिव ऑर्गन मानी जाती है सेंट्रल लेवल पे यानी कि यूनियन लेवल पे, क्या वो है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। यूनियन लेवल पे यूनियन गवर्नमेंट की सेंट्रल पोजीशन देखने को मिलती है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। हमने देखा था पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है। इसके अगेंस्ट एक और सिस्टम है जिसको बोलते हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो कि USA के अंदर देखने को मिलती है, जबकि इंडिया की बात करें और ब्रिटेन की तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और इस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सेंट्रल पोजीशन किसकी देखने को मिलती है, पार्लियामेंट की देखने को मिलती है। इसे वेस्ट मिनिस्टर मॉडल ऑफ द गवर्नमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि ब्रिटेन की पार्लियामेंट जो है वो कहाँ पे देखने को मिलती है, उसकी कुछ लोकेशंस है वेस्ट मिनिस्टर जहाँ पे ब्रिटेन की पार्लियामेंट देखने को मिलती है, और उसी के कारण पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को वेस्ट मिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाता है। अगर कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न की अगर हम बात करें पार्लियामेंट के बारे में कहाँ मेंशंस हैं, तो आर्टिकल 79 से लेके आर्टिकल 122 ऑफ द पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर क्या है, पार्लियामेंट जो है उसके रिगार्डिंग उसके ऑर्गेनाइजेशन, कंपोजिशन, ड्यूरेशन, ऑफिसर्स, प्रोसीजर, प्रिविलेजेस, पावर एंड सो ऑन, ऑल अबाउट द पार्लियामेंट मेंशन किया गया है पार्ट 5 आर्टिकल 79 to 122। ऑलराइट, ये कुछ ब्रीफ ओवरव्यू हमें देखने को मिलता है पार्लियामेंट का। ऑलराइट, अब देखिए अगर ये लेजिस्लेटिव ऑर्गन है तो ऑब्वियसली इसका काम क्या होगा, लेजिस्लेट करना, यानी कि क्या होगा, बेसिक काम लॉ मेकिंग। बस ये बेसिक याद रखना है आपको। कौन से लेवल पे, यूनियन लेवल पे यानी कि सेंट्रल लेवल पे थ्रू आउट द कंट्री के लिए लॉ बनाने का इनका काम होता है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें हम, ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द पार्लियामेंट की, तो हम जानते हैं अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट हाउस। पार्लियामेंट के अंदर ये तीनों चीज़ें आती है। तो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ दिस 3 पार्ट, द प्रेसिडेंट, द काउंसिल ऑफ स्टेट जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, राज्यसभा भी बोलते हैं, एंड हाउस ऑफ द पीपल जिसको हम क्या करते हैं, लोकसभा भी कहते हैं। अगर हम बात करें 1954 की, तो 1954 के अंदर जो है ये जिसको हम बोलते थे स्टार्टिंग, इनिशियली याद रखना इसे क्या कहा जाता था, काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता था, ये तो प्रेसिडेंट थे ही, और इसे क्या कहा जाता था, हाउस ऑफ द पीपल। इनिशियली ये 3 नाम से चीज़ें जानी जाती, प्रेसिडेंट, राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट, और हाउस ऑफ द पीपल लोकसभा को कहा जाता था। लेटर ऑन 1954 के अंदर इनके हिंदी नाम दिए गए, जैसे कि काउंसिल ऑफ स्टेट को राज्यसभा कहा गया, हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा कहा गया, और प्रेसिडेंट तो एज इट इज ही थे। ये 1954 में नाम एडॉप्ट किए गए थे। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, रिमेंबर दिस थिंग। राज्यसभा जो है इसको याद रखना, और भी एक नाम से जाना जाता है जिसको बोला जाता है अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ये हाउस ऑफ द पार्लियामेंट को हम लोग सेकेंड चेंबर भी कहते हैं। सेकेंड चेंबर, नॉट सेकेंडरी चेंबर, याद रखना। लोकसभा से ये कोई लोअर नहीं है कि फर्स्ट चेंबर लोकसभा है, सेकेंडरी चेंबर राज्यसभा, नहीं। सेकेंड चेंबर ऑफ द हाउस भी कहा जाता है, हाउस ऑफ एल्डर्स भी कहा जाता है। तो काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा, अपर हाउस, सेकेंड चेंबर, हाउस ऑफ द एल्डर्स, ये सारी नाम हमें राज्यसभा के देखने को मिलते हैं। और राज्यसभा के अंदर क्या होते हैं, किसको मेंशन किया जाता है, किनको रिप्रेजेंट किया जाता है, सारे स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरीज़ हैं, उनको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो राज्यसभा के अंदर किनको रिप्रेजेंट किया जाता है, वेरियस स्टेट्स को, यूटीज़ को रिप्रेजेंट किया जाता है। कैसे, तो राज्यसभा के इलेक्शंस के अंदर हम जानते हैं MLAs क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं वेरियस स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ के, जहाँ पे लेजिस्लेचर्स देखने को मिलते
हैं। ऑलराइट, इसके अलावा बात करें अगर लोकसभा की, तो लोकसभा की बात करें हम, तो लोकसभा को इनिशियली क्या कहा जाता था, हाउस ऑफ द पीपल भी कहा जाता था। 1954 में इसे लोकसभा के नाम से भी जाना गया। ये जो है वो डायरेक्ट लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि हमें पता है हर 5 साल में लोकसभा के क्या होते हैं, इलेक्शंस होते हैं। तो डायरेक्ट विल ऑफ द पीपल, डायरेक्ट लोगों को रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये जो है पीपल ऑफ इंडिया एज अ होल को रिप्रेजेंट करते हैं क्या, लोकसभा। जबकि ये राज्यसभा किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी को रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें, तो प्रेसिडेंट जो है इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ एदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ना ही लोकसभा ना राज्यसभा के मेंबर होते हैं प्रेसिडेंट, एंड डज नॉट सीट इन द पार्लियामेंट टू अटेंड इट्स मीटिंग। ही और सी इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, वो तो पता ही है हमें, पार्लियामेंट के 3 पार्ट, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। A bill passed by the both the Lok Sabha or the Rajya Sabha has to be given assent by the president to become an act। अगर कोई भी बिल को एक्ट बनना है, लॉ बनना है, तो लोकसभा राज्यसभा से अगर पास हो गया तो प्रेसिडेंट के साइन यानी कि एसेंट के बिना वो जो बिल है वो एक्ट नहीं बन सकता है। एंड ही और शी, प्रेसिडेंट की बात करें, ही और शी ऑल्सो परफॉर्म द सर्टेन फंक्शन रिलेटेड टू द प्रोसीजर्स ऑफ द पार्लियामेंट। कौन कौन सी प्रोसीजर्स के लिए परफॉर्म करते हैं जैसे कि वो पार्लियामेंट के जो सेशंस हैं उसको सम्मन करना, उसको प्रोरोग करना, दोनों हाउसेस को डिसॉल्व करना, लोकसभा को एड्रेस करना दोनों हाउसेस को, कब, जब जनरल इलेक्शन ख़त्म हुए, और हर एक ईयर के फर्स्ट सेशंस की जो मीटिंग्स होती है उसको क्या करना, प्रिजाइड करना, एड्रेस करना, वो भी प्रेसिडेंट का काम है। इशुएंस ऑफ ऑर्डिनेंस इशू करना, ये सब क्या होते हैं हम लोग देखेंगे। सेशन जो है उसको टर्मिनेट करना ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ये सारी चीज़ें कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं, अदर देन साइनिंग द बिल टू बिकम द एक्ट। इसके अलावा इन दिस रिस्पेक्ट अब फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने क्या कहा था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स ने कहा था कि ब्रिटिश पैटर्न जो है ना, हमने डायरेक्टली ब्रिटिश पैटर्न को क्या किया है, यूज़ नहीं किया है, बट ब्रिटिश पैटर्न की जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसको हमने एडॉप्ट किया है एज़ कम्पेयर टू अमेरिकन पैटर्न ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जैसे ब्रिटेन के अंदर हमको देखो प्रेसिडेंट की जगह क्राउन देखने को मिलते हैं, किंग देखने को मिलते हैं, या फिर क्वीन देखने को मिलती है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हमारा अपर हाउस है राज्यसभा, उनका क्या होता है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता है। जबकि लोअर हाउस है उनको क्या बोलते हैं हम लोग, लोकसभा बोलते हैं, वो हाउस ऑफ कॉमन्स बोलते हैं। और अमेरिकन प्रेसिडेंट की बात करें हम, तो वहाँ पे देखो किंग है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स है एंड हाउस ऑफ कॉमन्स है, ये 3 है। जैसे कि हमारा प्रेसिडेंट, राज्यसभा, लोकसभा है कहाँ पे, ब्रिटेन में। जबकि प्रेसिडेंट की बात करें हम, तो प्रेसिडेंट के अंदर अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है ना वो लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं है, वो एकदम स्ट्रिक्ट सेपरेट है। और वहाँ की जो लेजिस्लेचर है यूएसए की, उसको क्या कहा जाता है, कांग्रेस कहा जाता है, जिसके अंदर एक अपर हाउस होता है जिसको सेनेट कहा जाता है, यूएसए की बात चल रही है, और लोअर हाउस होता है जिसको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव भी कहा जाता है। तो यूएसए के लेजिस्लेचर को कांग्रेस कहा जाता है, यूएस लेजिस्लेचर को यूएस कांग्रेस कहा जाता है, जिसके अंदर अपर हाउस और लोअर हाउस होता है। अपर हाउस को सेनेट कहा जाता है जैसे हमारी राज्यसभा, लोअर हाउस को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेशन कहा जाता है जैसे कि हमारी लोकसभा। क्लियर है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो गया, वो किस पे एम्फेसाइज करती है, ऑन द इंटरडिपेंडेंस बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव ऑर्गन। क्योंकि हमें पता है पार्लियामेंट्री फॉर्म में लोकसभा है, हमारी राज्यसभा है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के अंदर क्या एग्जीक्यूटिव भी है, लेजिस्लेचर भी है। लोकसभा राज्यसभा में लेजिस्लेचर तो ऑब्वियसली एमपीज है सारे, पर एग्जीक्यूटिव्स कौन है, तो ऑब्वियसली जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर वो कौन है, तो ऑब्वियसली एग्जीक्यूटिव ही है। और कहाँ पे प्रेजेंट है, लेजिस्लेचर्स का पार्ट भी है और खुद एग्जीक्यूटिव भी है। तो दोनों की इंटरडिपेंडेंसी बताता है क्या, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हैंस वी हैव द प्रेसिडेंट इन पार्लियामेंट लाइक द क्राउन इन पार्लियामेंट इन अ ब्रिटेन। तो हम बोल सकते हैं कि प्रेसिडेंट इन पार्लियामेंट गवर्नमेंट है, हमारी पार्लियामेंट भी है, हमारे पास प्रेसिडेंट भी है, प्रेसिडेंट और क्या है, इंटीग्रल पार्ट भी है पार्लियामेंट का, इसीलिए हम इसे बोल सकते हैं प्रेसिडेंट इन पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जैसे कि ब्रिटेन के अंदर क्राउन है प्रेसिडेंट की जगह, तो क्राउन इन पार्लियामेंट बोला जाता है। एंड द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑन द अदर हैंड क्या होता है, जो यूएसए के अंदर है, ले द स्ट्रेस ऑन द सेपरेशन ऑफ द लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स, क्योंकि वहाँ पे यूएस कांग्रेस अलग है, यूएस प्रेसिडेंट अलग है। Hence the American president is not regarded as the constituent part of the Congress. Remember this thing, प्रीलिम्स के लिए पूछ सकते हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो यूएस कांग्रेस का पार्ट नहीं है, और यूएस कांग्रेस क्या है, लेजिस्लेटिव विंग ऑफ द यूएसए, यानी कि अपर हाउस और लोअर हाउस, अपर हाउस यानी कि सेनेट, लोअर हाउस यानी कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। ऑलराइट, ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द पार्लियामेंट की बात करते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं, कंपोजिशंस ऑफ द पार्लियामेंट। तो हमने देख लिए कौन कौन से होते हैं और पार्ट, तो भाई लोकसभा है सॉरी,
राज्यसभा है, प्रेसिडेंट है, तीनों के कंपैरिजन से तीनों के कंपोजिशन हम सेपरेटली देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंपोजिशंस ऑफ द राज्यसभा। ऑलराइट, देखिए सबसे पहले कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा की अगर हम बात करें तो राज्यसभा के अंदर मैक्सिमम कितने 250 हो सकते हैं, जिसके अंदर से 238 जो है वो क्या है, डायरेक्टली एमएलएस के थ्रू इलेक्ट किए जाएंगे, एमएलएस ऑफ वेरियस स्टेट के थ्रू इलेक्ट किए जाएंगे। रिमेनिंग 12 होते हैं, 12 जो है वो क्या होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, यानी प्रेसिडेंट उनको डायरेक्ट बिना इलेक्शन के नॉमिनेट कर देते हैं। क्यों इलेक्ट किया जाता है और कौन होते हैं ये, तो 225 मेंबर जो होते हैं वो लोग क्या होते हैं, अलग अलग फील्ड से होते हैं, जैसे कि लिटरेचर, आर्ट, सोशल साइंस, सर्विसेज, ये सारे फील्ड से, लास्ट फील्ड से याद रखने का, 12 मेंबर को नॉमिनेट किया जाता है। कौन नॉमिनेट करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करते हैं। और इन लोगों को एमएलएस डायरेक्ट क्या करते हैं, इलेक्ट करके यहाँ पे बिठाते हैं। ये एमएलएस जो है ना वो स्टेट्स के होते हैं, और कुछ यूटीज़ है, 2 यूटीज़ है अभी फ़िलहाल, जम्मू एंड कश्मीर थर्ड भी बन रही है। 2 यूटीज़ कौन कौन सी है, दिल्ली एंड पुडुचेरी। इनके एमएलएस वोट करते हैं और क्या करते हैं, ये 238 एमपी को राज्यसभा में बिठाते हैं। ऑलराइट, इसके अलावा 4th शेड्यूल की अगर हम बात करें तो 4th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ऑल्सो डील करता है विद द अलोकेशन ऑफ द सीट्स इन द राज्यसभा टू द सीट इन द यूनियन टेरिटरी, कि भाई राज्यसभा के अंदर ये जो सीटें होने वाली 250 ये कहाँ पे मेंशन की गई है, 4th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी मेंशन की गई है कि कितनी सीटें होनी चाहिए राज्यसभा के अंदर। 250 जिसमें से 238 इलेक्टेड होंगी, 12 नॉमिनेटेड होगी, ये कैटेगरी से होगी, लिटरेचर, आर्ट, सोशल सर्विस एंड द साइंस के फील्ड से होगी। रिमेंबर दिस थिंग्स, ये भी क्वेश्चंस पूछा जा चुका है ऑलरेडी प्रीलिम्स में। ऑलराइट, इसके अलावा अगर हम बात करें रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट्स की, कि व्हाट आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट इन द राज्यसभा, सो द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट इन द राज्यसभा आर द इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। जैसा कि हमने बात की, हर एक स्टेट्स के यानी कि 28 स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरीज़ के आउट ऑफ 8 यूनियन टेरिटरी क्या करते हैं, ये जितने भी एमएलएज हैं ये क्या करते हैं, वोट करते हैं, और राज्यसभा के 238 मेंबर को क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं। और ये इलेक्शन जो है वो किसके अकॉर्डेंस होता है, सेम विद द proportional representation system by means of single proportional representation system by means of single transferable vote and through the मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू क्या होता है, ये इलेक्शंस हमें देखने को मिलता है। द सीट्स आर अलॉटेड टू द स्टेट इन द राज्यसभा ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉपुलेशन। याद रखना, सीट्स किसके अकॉर्डिंग होती है, अलग अलग स्टेट की अलग अलग सीट्स देखने को मिलती है, और वो स्टेट्स की सीट किस पे डिपेंड होती है, वो पर्टिकुलर स्टेट की पॉपुलेशंस पे डिपेंड होती है। हैंस हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ अ रिप्रेजेंटेटिव वेरीज फ्रॉम द स्टेट टू स्टेट। फॉर एग्जांपल अगर यूपी की बात करें तो यूपी की अकेली जो है हमारे राज्यसभा में 31 सीटें हैं, जबकि ये सीटें अगर त्रिपुरा की बात करें, छोटा सा स्टेट, तो 1 ही है। तो ये जो है वो किस पे वेरी करती है, पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट पे वेरी करती है, क्योंकि पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग एमएलएज होंगे, और एमएलएज किसको चुन रहे हैं, एमपीज़ को चुन रहे हैं राज्यसभा के, तो ऑब्वियसली पॉपुलेशन जो है उसके अकॉर्डिंग ही सीट्स यहाँ पे देखने को मिलती है। ऑन द अदर एंड अगर यूएसए की बात करें, यूएसए का जो सेनेट है यानी कि अपर हाउस है, वहाँ पे ऐसा चीज़ें नहीं है, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग नहीं है। वहाँ पे अगर 50 स्टेट्स हमें देखने को मिलते हैं, तो हर एक स्टेट से 2 सीटें देखने को मिलती है, यानी कि 2 एमपीज़ देखने को मिलते हैं, यानी कि टोटल 100 एमपीज़ देखने को मिलते हैं यूएसए के सेनेट में, यानी कि अपर हाउस में। तो यूएसए में पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सीटें नहीं है, जबकि हमारे यहाँ पे क्या है, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलती है। ऑलराइट, इसके अलावा अगर हम बात करें रिप्रेजेंटेशन ऑफ द यूनियन टेरिटरीज़ की, तो राज्यसभा के अंदर ईच यूनियन टेरिटरी, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ईच यूनियन टेरिटरी इन द राज्यसभा आर द इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द मेंबर्स। सेम वही प्रोसेस है, बाय द सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू होती है वोटिंग, और इसके थ्रू क्या किए जाते हैं, जो यूनियन टेरिटरीज़ जो हैं उनके भी रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे इलेक्ट किए जाते हैं। दिस इलेक्शन इज ऑल्सो हेड इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम बाय द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। आउट ऑफ द 8 यूनियन टेरिटरी प्रेजेंटली हमें देखने को मिलती है, ओनली 3 यूनियन टेरिटरीज ऐसी है। ये 3 कौन सी है, तो भाई दिल्ली हो गई, पुडुचेरी हो गई, और अभी जम्मू एंड कश्मीर भी इलेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं, और रिजल्ट भी आ चुके हैं, और उमर अब्दुल्ला जो है वो न्यू सीएम भी बन चुके हैं। हमें पता है कोलिशन की गवर्नमेंट है। तो इन 3 स्टेट्स के अंदर क्या देखने को मिलता है हमको, ये 3 स्टेट्स के अंदर से रिप्रेजेंटेशन हमें देखने को मिलती है। कहाँ पे, तो भाई राज्यसभा में। बाकी सारे जो है 5 यूनियन टेरिटरीज़, उनकी पॉपुलेशन जो है ना वो बहुत ही क्या है, स्मॉल है।
इसीलिए जो है उनकी डायरेक्टली ऐसी कोई रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा में नहीं देखने को मिलती है। तो द पॉपुलेशन ऑफ द अदर स्टेट और अदर 5 यूनियन टेरिटरीज आर टू स्मॉल टू हैव एनी रिप्रेजेंटेशन इन द राज्यसभा। तो ये 3 स्टेट की रिप्रेजेंटेशन, 3 यूनियन टेरिटरीज की रिप्रेजेंटेशन जो है वो हमें कहाँ देखने को मिलती है? दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर की राज्यसभा में देखने को मिलती है। ऑलराइट, ये चीज़ें याद रखना प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओनली 3 यूनियन टेरिटरीज ऐसी है जिनकी रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा में, और वो कौन सी है? दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर। ऑलराइट, इसके अलावा नॉमिनेटेड मेंबर तो हमने बात की, कितने 12 नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं। कौन करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। किस फील्ड में? तो भाई आर्ट्स, लिटरेचर, साइंस, सोशल सर्विस। तो LASS से याद रखना, लिटरेचर, आर्ट, साइंस, सोशल सर्विस, ये 4 फील्ड से 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं। कौन करते हैं? प्रेसिडेंट। कहाँ करते हैं? राज्यसभा में करते हैं। इसके पीछे का रीज़न क्या है? 12 मेंबर को डायरेक्टली नॉमिनेट क्यों किया जा रहा है? इलेक्शंस के थ्रू क्यों नहीं आ रहे? तो भाई रीज़न ऐसा है कि ऐसा माना जाता है कुछ एमिनेंट पर्सन्स होते हैं जिनकी ज़रूरत है राज्यसभा में, क्योंकि राज्यसभा हाउस ऑफ द एल्डर्स है, हाउस ऑफ द इंटेलिजेंट है, हाउस ऑफ द एल्डर्स है। इसीलिए यहाँ पे कुछ इंटेलिजेंस, कुछ अपनी फील्ड के महारथी लोगों की रिक्वायरमेंट है। इसीलिए उनको बिना इलेक्शन के प्रोसेस के डायरेक्टली नॉमिनेट कर दिया जाता है राज्यसभा में। और इट शुड बी नोटेड हियर दैट द अमेरिकन सेनेट हैज़ नो नॉमिनेटेड मेंबर। अमेरिका की जो सेनेट है, अमेरिका की, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ राज्यसभा बोलते हैं, तो अमेरिका की जो सेनेट है वहाँ पे कोई ऐसे नॉमिनेटेड मेंबर नहीं होते हैं। रिमेंबर दिस थिंग्स, क्लियर। तो ये कुछ नॉमिनेटेड मेंबर देखने को मिलते हैं हमें कहाँ पर? राज्यसभा में। तो ये तीनों चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट देखने को मिलती है राज्यसभा में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द यूनियन टेरिटरी 3 यूनियन टेरिटरीज की, एंड द नॉमिनेटेड मेंबर 12 देखने को मिलते हैं, जो कि लिटरेचर, आर्ट, सोशल साइंस और साइंस के फील्ड से हमें देखने को मिलते हैं। तो ये था कुछ कंपोजिशंस ऑफ द राज्यसभा। अब देखते हैं हम लोग सेकेंड हाउस, या फिर बोल सकते हैं हम लोग फर्स्ट हाउस लोकसभा, जिसको हम लोअर हाउस भी बोलते हैं। उसके कंपोजिशंस क्या क्या होते हैं उसकी बात करते हैं हम। सबसे पहले बात करते थे रिप्रेजेंटेशंस की। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट्स लोकसभा के अंदर देखते हैं हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट। तो सबसे पहले याद रखना है, लोकसभा की बात करें हम तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ लोकसभा की कितनी है? 550। और यहाँ पे कितनी थी? मैक्सिमम 250 थी, जिसमें से 238 जो है वो क्या हो रहे थे? डायरेक्टली इलेक्टेड, और 12 नॉमिनेटेड। वैसे ही लोकसभा की 550 देखने को मिलती है, बट इनमें से 530 जो है वो डायरेक्टली कहाँ से देखने को मिलते हैं? स्टेट से देखने को मिलते हैं। बाकी के जो 20 है वो कहाँ से देखने को मिलते हैं? यूटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स देखने को मिलते हैं। प्रेजेंट की बात करें तो लोकसभा में हमारे कितने सीट हैं? 543 सीटें हैं। इनमें से कितनी? तो 542 जो है, 524 जो है वो स्टेट में रिप्रेजेंटेटिव्स देखने को मिलते हैं, 19 जो है वो यूनियन टेरिटरीज़ के अंदर रिप्रेजेंटेटिव। तो भाई ओवरऑल की बात करें तो अपना इतना है, 550 सीटें, जिसमें से 530 स्टेट्स के रिप्रेजेंटेशन, 20 यूटीज़ के। बट एक्चुअल में देखें हम लोग कितनी, अगर एक्चुअल पूछा जाता तो 543 सीटें, जिसमें से 524 स्टेट में है, और 9 सीटें जो हैं वो यूनियन टेरिटरीज़ की देखने को मिलती हैं। तो ये डेटा याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑलराइट, और कुछ रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट की, तो द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट इन द लोकसभा हमें पता है डायरेक्टली इलेक्शन के थ्रू ये लोग क्या किए जाते हैं? इलेक्टेड किए जाते हैं। हर 5 साल में हमें जनरल इलेक्शन देखने को मिलते हैं, जिसको हम लोकसभा के इलेक्शंस भी कहते हैं, उसके थ्रू। और ये जो इलेक्शंस होते हैं वो क्यों, किस तरीके से होते हैं? तो भाई हर एक कंट्री जो है उनके स्टेट्स को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर डिवाइड किया जाता है। टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर हर एक स्टेट को डिवाइड किया जाता है। इलेक्शन किस पे बेस्ड होते हैं? तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी पे बेस्ड होते हैं। ये क्या होता है कि भाई मोर देन 18 ईयर्स ऑफ एज है, तो इंडिया का सिटीज़न है, मोर देन 18 ईयर्स ऑफ एज है, तो उसके पास राइट टू वोट है, वो वोट कर सकता है। तो इसके थ्रू क्या होते हैं? अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट डाले जाते हैं, और लोकसभा के 543 मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है। 18 ईयर्स ऑफ एज से ऊपर का सिटीज़न होना चाहिए, और साथ ही साथ हु इज़ नॉट डिस्क्वालीफाई अंडर द प्रोविज़न ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और एनी लॉ इज़ एलिजिबल टू वोट एट सच ए इलेक्शन। ये वोटिंग एज क्या ओरिजिनली 18 थी? नहीं, ओरिजिनली ये 21 थी, फिर इसको घटा के 18 ईयर्स कर दिया गया था। कब किया गया था और किस अमेंडमेंट? ये भी इंपॉर्टेंट है याद रखना। बाय द 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1988 के अंदर क्या किया गया था? 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 के अंदर वोटिंग की एज 21 से 18 की गई थी। और इसी समय हमारे जो इलेक्शन कमीशनर थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर CEC, उनकी संख्या 1 से बढ़ाकर 2 और बढ़ा दिए गए थे, यानी टोटल 3 कर दिए गए थे। ये भी चीज़ें याद रखनी है। 1 इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया और 2
इलेक्शन कमिश्नर। तो ये चीज़ें याद रखनी, 21 थी इनिशियली, फिर 60 फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1988 के अंदर ये वोटिंग एज जो है वो 21 से घटा के 18 कर दी गई थी। रिमेंबर दिस थिंग्स, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज की बात करें हम तो द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ एम्पावर्ड द पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट के हाथ में पावर देखने को मिलती है कि वो क्या कर सकती है, to prescribe the manners of choosing the representatives of the union territory in the लोक सभा। अकॉर्डिंगली पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया जिसको बोला गया था यूनियन टेरिटरी डायरेक्ट इलेक्शंस ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल एक्ट ऑफ 1965 के अंदर ये एक्ट लाया गया, पार्लियामेंट ने एक्ट पास किया। इसके थ्रू क्या होता है, द मेंबर ऑफ द लोक सभा फ्रॉम द यूनियन टेरिटरी आर ऑल्सो चूजन बाय द डायरेक्ट इलेक्शंस। और हमने देखा था कितने मेंबर, अराउंड 19 मेंबर हमें देखने को मिलते हैं जो कि यूटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। कहाँ पे, लोकसभा में। आउट ऑफ 543 में से 19 मेंबर रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। ऑलराइट, इसके अलावा नॉमिनेटेड मेंबर की बात करें तो देखिए प्रेजेंटली अगर पूछे तो लोकसभा के अंदर नॉमिनेटेड मेंबर एक भी नहीं है। कब से नहीं है, तो भाई बिफोर 2020 की बात करें तो 2 नॉमिनेटेड मेंबर हुआ करते थे जो कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के हुआ करते थे। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी कौन सी कम्युनिटी, भाई अंग्रेज़ों ने आके 200 साल तक यहाँ पे रूल किया तो ऑब्वियसली इनकी फैमिली भी यहाँ पे बनाई होगी, हमारी महिलाओं के साथ शादी की, वहाँ की महिलाएं आए तो हमारे यहाँ के लोगों के साथ शादी की, उनके जो ऑफस्प्रिंग हुए, सन्स डॉटर्स हो गए, वो सब एंग्लो इंडियंस में आते, तो उनकी रिप्रेजेंटेशन भी चाहिए थी क्योंकि कंट्री के ऑब्वियसली वो सिटीजन थे बाद में, तो सिटीजन थे तो उनकी रिप्रेजेंटेशन जो चाहिए थी तो उनको बोला था एंग्लो इंडियन। की रिप्रेजेंटेशन के लिए इनिशियली क्या है, 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लोगों की क्या है, डायरेक्ट नॉमिनेशंस किया जाता था। कहाँ पे, लोकसभा के अंदर। इफ़ द कम्युनिटी वॉज नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड। ओरिजिनली ये जो पोजीशन थी ओनली 10 ईयर्स के लिए रखी गई थी, फिर इसको एक्सटेंड किया गया कंटिन्यूसली 10 ईयर्स ईच टाइम। तो 10 ईयर्स इनिशियली रखी गई थी, भाई 10 ईयर्स तक 2 लोगों को हम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से रिप्रेजेंट क्या करेंगे, नॉमिनेट करेंगे। 10-10 साल के लिए ये चीज़ें आगे करके टाइम टू टाइम 10-10 साल के लिए बढ़ाई गई। और लास्ट एक्सटेंशन इसका कब तक था, तो 2020 तक था। 2020 के बाद ये एक्सटेंशन को क्या किया गया, नहीं बढ़ाया गया था। और ये लास्ट एक्सटेंशन बढ़ाया गया था किसके थ्रू, तो बाय द 95th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। रिमेंबर दिस थिंग्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, इन 2009। तो 95th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2009 के अंदर लास्ट टाइम बढ़ाया गया था 2020 तक। फिर 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2019 के अंदर क्या किया गया, ये एक्सटेंशन को बढ़ाया नहीं गया, तो फिर ये जो 2 एंग्लो इंडियंस के थे ये क्या हो गए, इनका एक्सटेंशन नहीं बढ़ाया गया। तो अब लोकसभा में क्या है, ये जो 2 एंग्लो इंडियन है उनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं देखने को मिलती है। सो ये प्रोविज़न जो एंग्लो इंडियन का था वो इट हैज़ बीन सीजेस टू हैव इफेक्ट फ्रॉम 21 जनवरी 2025। तो 25 जनवरी 2020 से ये क्या है, 2020 से एंग्लो इंडियन की नॉमिनेशंस हमें नहीं देखने को मिलती है। अलोकेशन ऑफ द सीट इन द पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के अंदर और यूनियन टेरिटरी के अंदर, इसके लिए आपको टेबल 23.5 दिया गया है पीछे, जिसके अंदर आप देख सकते हैं इनकी रिप्रेजेंटेशन अलग अलग स्टेट में। ऑलराइट, तो ये कुछ कंपोजिशन हमें राज्यसभा के देखने को मिलते हैं और लोकसभा के क्या क्या रिप्रेजेंटेटिव स्टेट की, यूनियन टेरिटरी की नॉमिनेटेड मेंबर लोकसभा में कितने हैं, सेम चीज़ें राज्यसभा में कितनी है, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ देखने को मिलती है। ऑलराइट, इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिस्टम ऑफ द इलेक्शंस टू द लोकसभा। ऑलराइट, कि भाई लोकसभा के अंदर इलेक्शंस जो होते हैं उसका सिस्टम क्या होता है, किस तरीके से इलेक्शन कंडक्ट कराए जाते हैं, ये चीज़ें हमें देखनी है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें सो वे अलग अलग एस्पेक्ट कंसिडर किए जाते हैं जब लोकसभा के इलेक्शंस कंडक्ट कराए जाते हैं। फर्स्ट अगर एस्पेक्ट की हम लोग बात करें तो वो है टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी। टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होता है, तो भाई ऑब्वियसली बात है ये पूरा इंडिया है, अगर ये पूरा इंडिया है तो पूरे इंडिया के अंदर क्या होता है, अलग अलग स्टेट हैं। हर एक स्टेट्स को क्या किया जाता है, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया जाता है और हर एक पार्ट को क्या बोला जाता है, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी बोला जाता है। और हर एक पार्ट से क्या है, ऐसे कितने पार्ट है देश में, 543 पार्ट करे गए हैं। ये 543 पार्ट को क्या बोला जाता है, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी कहा जाता है। हर एक पार्ट से क्या देखने को मिलता है, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट देखने को मिलता है जो फाइनली इलेक्ट होके कहाँ बैठता है, हमारी लोकसभा में बैठता है। तो देखिए सबसे पहले अगर टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें तो द पर्पस ऑफ होल्डिंग द डायरेक्ट इलेक्शन, पहली चीज़ लोकसभा के डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, हम सभी को पता होना चाहिए। डायरेक्ट इलेक्शन क्यों कंडक्ट कराए जाते हैं,
तो ऑब्वियसली अगर डायरेक्ट इलेक्शन हो रहे हैं तो पूरे स्टेट को क्या करना पड़ेगा, अलग अलग छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। और ये जो छोटे छोटे पार्ट मैंने आपको बताया इनको क्या बोला था, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी कहा जाता है। इन दिस रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन मेक द फॉलोइंग 2 प्रोविज़न, 2 प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन में इसके रिस्पेक्ट में देखने को मिलते हैं। फर्स्ट क्या है कि ईच स्टेट इज अलॉटेड अ नंबर ऑफ अ सीट इन द लोकसभा इन सच अ मैनर दैट द रेशियो between that number and the population is the same for all the state. This provision does not apply to a state having a population of less than 6 million. 60 लाख से कम पॉपुलेशन है उन स्टेट के लिए ये वाला प्रोविज़न अप्लाई नहीं होता है। इस प्रोविजंस के अंदर यही चीज़ें हैं कि भाई रेशियो बिटवीन द दैट नंबर एंड इट्स पॉपुलेशन इज़ द सेम फॉर ऑल द स्टेट। क्लियर। सेकेंड प्रोविजंस की अगर हम बात करें, लोग कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है वो है ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू द टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूंसी कहते हैं, इन सच अ मैनर दैट द रेशियो बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ इस कॉन्स्टिट्यूंसी एंड द नंबर ऑफ द सीट अलॉटेड टू इट इज़ द सेम थ्रू आउट द स्टेट। ये चीज़ें फिक्स होनी चाहिए, यानी कि पॉपुलेशंस के अकॉर्डिंग ही कॉन्स्टिट्यूंसी डिवाइड की जाती है। रिमेंबर दिस थिंग्स, ये जो छोटे छोटे पार्ट है ये अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन होता है, अकॉर्डिंग टू एरिया या अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रिक्ट नहीं होता है। पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी डिवाइड की जाती है। ये 2 प्रोविज़न हमें कहाँ पे मेंशन देखने को मिलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर ब्रीफ में बात करें दोनों प्रोविज़न की, तो भाई कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है दैट देयर इज़ यूनिफॉर्मिटी ऑफ अ रिप्रेजेंटेशन इन द 2 रिस्पेक्ट। कौन से 2 रिस्पेक्ट में, जो ऊपर हमने बात की, पहला बिटवीन द डिफरेंट स्टेट एंड बिटवीन द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसी इन द सेम स्टेट। भाई अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग पॉपुलेशन है तो रिप्रेजेंटेशन अलग अलग होगी। साथ ही साथ विद इन द सेम स्टेट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसी किस तरीके से होगी, ये चीज़ों में यूनिफॉर्मिटी इंश्योर करना, ये सब किसका पार्ट है, कॉन्स्टिट्यूशंस का पार्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ें मेंशन की गई है। और यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है पॉपुलेशन, उसका मीन्स होता है पॉपुलेशन एज अ एसर्टेन एट द प्रीसीडिंग सेंसस ऑफ विच द रिलेवेंट फिगर हैव बीन पब्लिश। सेंसस के अकॉर्डिंग जो भी फिगर पब्लिश की जाती है उस सेंसस के अकॉर्डिंग ही क्या है, पॉपुलेशन जो है वो पॉपुलेशंस के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूंसी डिवाइड की जाती है। तो सेंसस होती है, फिर डिलिमिटेशन कमीशन कॉन्स्टिट्यूंसी क्या करता है, डिवाइड करता है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। फिर वो रिपोर्ट सबमिट होती है और सबमिट के अकॉर्डिंग क्या होता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपना प्लान रेडी करते हैं इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए। ऑलराइट। इसके अलावा अगर हम बात करें सिस्टम ऑफ इलेक्शन टू द लोकसभा के सेकेंड पार्ट की, तो देखिए दूसरा एस्पेक्ट देखने को मिलता है रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस। तो मैंने आपको बताया ना, सबसे पहले क्या होता है, सेंसस होती है। सेंसस कौन कंडक्ट कराता है, सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया एंड रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया। ये लोग सेंसस कंडक्ट कराते हैं। कब होती है, जनरली एवरी 10 ईयर्स के अंदर होती है। ये चीज़ें फिक्स है या कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, नहीं, ये क्या है हमारा जनरल प्रीसीडिंग से। इसके अलावा सेंसस हो गई, उसके बाद पार्लियामेंट जो है डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया एस्टेब्लाइज करती है। ये क्या करता है, पूरे देश को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर डिवाइड करता है डिपेंडिंग अपॉन द पॉपुलेशन। फिर ये रिपोर्ट सबमिट की जाती है पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट्री अप्रूवल लिया जाता है, उसके अकॉर्डिंगली ये जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दी जाती है कॉन्स्टिट्यूंसी के अकॉर्डिंग। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करता है, अपने इलेक्शंस का प्लान करता है और इलेक्शन कंडक्ट कराता है। ये पूरी प्रोसेस देखने को मिलती है हमें इलेक्शंस के अंदर। सेंसर, डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर मेंशंस किया गया इसको, पॉपुलेशंस के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूंसी डिवाइड की जाती है। पार्लियामेंट अप्रूवल देने के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जाती है फाइल, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वही कॉन्स्टिट्यूंसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं। तो आफ्टर द एवरी सेंसस रीएडजस्टमेंट इज टू बी मेड इन द अलोकेशन ऑफ द सीट्स टू द लोकसभा में कितनी होगी। अब ये कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो सिर्फ लोकसभा के लिए ही नहीं है, लोकसभा हो गया, स्टेट्स के अंदर कितनी कॉन्स्टिट्यूंसी होगी, स्टेट के इलेक्शंस के लिए भी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी, वो भी डिवाइड करना। सब डिलिमिटेशन कमीशन ही देखते हैं, सेंसस के अंदर डेटा के अकॉर्डिंग डिलिमिटेशन कमीशन ही क्या करता है, कंडक्ट कराता है। डिवीजन ऑफ द ईच स्टेट इंटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी, पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू डिटरमाइन द अथॉरिटी एंड द मैनर इन विच इट इज टू बी मेड अकॉर्डिंगली। द पार्लियामेंट हैज इनेक्टेड द डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट है, 4 बार किया गया, ये याद रखना। स्टार्टिंग है डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट के थ्रू क्या किया जाता है, स्टेचुटरी अथॉरिटी एस्टेब्लिश की जाती है आफ्टर सेंसस, जिसको डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया कहा जाता है। फर्स्ट आया था 1952 का डिलिमिटेशन कमीशन, उसके बाद देखने को मिलता है 1962 का, उसके बाद देखने को मिलता है 1972 का, देन लेटेस्ट 2002। तो ये 4 डिलिमिटेशन कमीशन एस्टेब्लिश किए गए हैं सो फार।
रिसेंटली 2024 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन था कि अभी तक कितने डिलिमिटेशन कमीशन एस्टेब्लाइज किए गए, तो रिमेंबर ये 4 डिलिमिटेशन कमीशन एस्टेब्लाइज किए जा चुके हैं। क्यों? तो कॉन्स्टिट्यूएंसी को डिवाइड करने के लिए। किसकी? तो स्टेट की और सेंटर दोनों की। क्लियर। इसके अलावा अगर हम कुछ बात करें तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट देखने को मिलता है 1976 का। उसने क्या किया था, ये जो सीट्स हैं किसकी, लोकसभा की और स्टेट्स की, उसको क्या किया था, फ्रीज किया था। क्यों? क्योंकि नॉर्थ में पॉपुलेशन बहुत बढ़ती जा रही थी, तो सीटें बढ़ रही थी, यानी कि रिप्रेजेंटेशन लोकसभा और स्टेट में बढ़ रही थी, राज्यसभा लोकसभा दोनों में। पर साउथ में पॉपुलेशन कंट्रोल करने के मेजर लिए गए थे, इसीलिए साउथ में पॉपुलेशन क्या थी, कंट्रोल हो रही थी। बट तो इसका मतलब क्या हुआ, इनकी पॉपुलेशन कम हो रही है, यानी कि ऑब्वियसली इनकी रिप्रेजेंटेशन कम हो रही है। इनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, इसका मतलब इनकी रिप्रेजेंटेशन इंक्रीज हो रही है। तो ये चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगी नॉर्थ और साउथ के बीच में। साउथ वाले बोलने लगे भाई हम लोग अच्छा कर रहे हैं, फिर भी हमारे साथ ये क्या हो रहा है, प्रॉब्लमेटिक हो रही है, हमारी रिप्रेजेंटेशन कम हो रही है। तो इसीलिए 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के अंदर ये जो सीटें थी उसको क्या किया गया था, फ्रीज कर दिया गया था लोकसभा और स्टेट्स की। कब तक के लिए? तो भाई 2000 तक के लिए क्या किया गया था, इन सीटों को 1976 के अंदर फ्रीज कर दिया गया था एट द 1971 लेवल पे। ये बेंच जो है टू री एडजस्टमेंट वॉज एक्सटेंडेड फॉर द अनदर, फिर 20 से अगेन टू 25 ईयर्स के लिए क्या किया गया, इसको बैन को इंक्रीज़ किया गया। यानी कि, और ये कब किया गया, किसके थ्रू किया गया, तो भाई देखिए 2000 से लेके 25 तक और एक्सटेंशन मिला। पहले 76 से 2000 तक उसको फ्रीज किया सीटों को, फिर 2000 से 25 तक किया। 76 से 2000 बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976, 2000 से लेके 2025 तक 25 तक जो फ्रीज की गई है वो किसके थ्रू किया गया, बाय द 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2001 के थ्रू। क्लियर। तो ये भी याद रखना है, यानी कि 2026 तक ये सीटें फ्रीज हैं बोथ लोकसभा की और स्टेट की, कि ये चीज़ें पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग बढ़ नहीं सकती। ऑब्जेक्टिव वो था, सेम ही था कि भाई एनकरेजिंग द पॉपुलेशन लिमिटेशन मेजर। नॉर्थ वालों को बोला जाए कि भाई कम करो पॉपुलेशंस, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, दुनिया भर की पॉपुलेशन। साउथ में देखो केरला, तमिलनाडु के अंदर पॉपुलेशन कंट्रोल है। तो ये चीज़ों के लिए यहाँ पे क्या किया गया, इसको फ्रीज किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ और चीज़ों की, तो क्या चीज़ें देखने को मिलती है हमको कि 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था, 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया गया था 2001 के अंदर। इस जब क्या किया गया था, फ्रीज की गई थी नेक्स्ट 25 ईयर्स के लिए, यानी 2026 तक क्या की गई थी, सीटों को फ्रीज किया गया था। तो ये अमेंडमेंट जो है वो ऑल्सो एम्पावर द गवर्नमेंट टू अंडरटेक द रीएडजस्टमेंट एंड द rationalization of the territorial constituency in the state on the basis of the population figure of 1991 की सेंसस के अकॉर्डिंग रीएडजस्टमेंट की बात करता था ये 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, कि भाई ये जो सेंसस होगी हमारी 1991 में जो सेंसस कंडक्ट कराई गई थी उसके अकॉर्डिंग करो। बट लेटर ऑन क्या किया गया, 87th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक किया गया, 84 से 87 किया गया, और ये 1991 से सेंसस का डेटा कहाँ पे शिफ्ट किया गया, 2001। तो अभी प्रेजेंटली हमें देखने को मिलता है 87 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2001 के अंदर किया गया, कि भाई 87 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था 2003 के अंदर। इसमें ये बोला गया 2001 जो है उसकी सेंसस का डेटा कंसिडर करके क्या किया जाएगा, आगे रीएडजस्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी किया जाएगा। However, this can be done without the altering the number of a seat allotted to each state in the लोक सभा। ऑलराइट, तो अभी हमें प्रेजेंटली क्या देखने को मिलता है, 2001 का डेटा यूज़ किया जाता है, 2001 सेंसस का डेटा यूज़ किया जाता है डिलिमिटेशंस के लिए। तो ये चीज़ें हमें कुछ याद रखनी है। ये था रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस। ऑलराइट, तो सिस्टम ऑफ द इलेक्शंस के अंदर हमने क्या देखा, तो फर्स्टली देखा हमने टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज और रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेशन, किस तरीके से डिलिमिटेशंस के थ्रू रीएडजस्टमेंट किया जाता है कॉन्स्टिट्यूंसी को ऑफ द लोकसभा। ऑलराइट, तो आज के लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक्स को हम सेम चैप्टर्स के अलग अलग नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर क्या करेंगे, डिटेल में कवर करेंगे। ऑलराइट, तो आई होप आपको चीज़ें समझ आई होगी। आज हमने क्या क्या बात की, सबसे पहले हमने बात की पार्लियामेंट के बारे में, क्या क्या कंपोजिशंस ऑर्गन्स होते हैं, क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है इसके रिगार्डिंग, इसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स के साथ देखने को मिलता है, कंपोजिशन लोकसभा के क्या है, राज्यसभा के क्या है, और लोकसभा के इलेक्शंस के सिस्टम्स के अंदर हमने टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी और रीएडजस्टमेंट आफ्टर द ईच सेंसस हमने क्या किया, ग्रेटर डिटेल में पढ़ा। ऑलराइट, तो आई होप आपको चीज़ें समझ आई होगी, अच्छा लगा होगा, लेक्चर समझ आया होगा। कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग योर कन्फ्यूज़न।
ऑलराइट, तो चलिए अगर पसंद आई ये चीज़ें तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और फर्स्ट टाइम चैनल पे आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और अगर आपको इंडियन पॉलिटी की कंप्लीट सीरीज़ चाहिए तो आपको इसी चैनल में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप प्लीज़ रिफ़र कर सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।